Hello my dear friends, myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My loving friends, today I have started a new point, a new lesson, इकोसिस्टम। आज हम आप लोगों को इकोसिस्टम बताएंगे। इकोसिस्टम के साथ ही साथ इस बात का भी आप ध्यान रखें कि आज आपका सीबीएसई बोर्ड ने जो गाइडलाइन दिया है आपके एनुअल एग्जाम की, और एनुअल एग्जाम का पेपर किस पैटर्न का होगा उसके विषय में क्लास 12th और क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए आज हम अपना जो है पूरा प्रोसीजर आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उसको भी हम आपको बताएंगे। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इकोसिस्टम के बाद फिर हम आपको पेपर के विषय में बताएंगे। देखिएगा, इकोसिस्टम के विषय में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर नोट कर रखे हैं। आपको ध्यान से इस बात को ध्यान में रखना है, इस बात को नोट कर लेना है। तो इकोसिस्टम में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इकोसिस्टम का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर क्या क्या स्थितियां बन रही हैं, क्या क्या कंडीशन आ रही हैं। जरा आप इकोसिस्टम को ध्यान में देखिएगा। तो सबसे पहले इकोसिस्टम की बात करते हैं तो हम आपको एक टॉपिक, एक सिंपल सा पॉइंट आपको इकोसिस्टम के ही विषय में हम आपको बता दें। तो ध्यान दीजिएगा कि विभिन्न प्रकार से एक दूसरे पर जीवन निर्वाह करने वाले जीव अर्थात वनस्पतियां और जंतु दोनों का एक दूसरे पर विभिन्न प्रकार से जीवन का निर्वाह करना। ध्यान रहे कि न तो वनस्पतियां जीवों के बगैर जी सकती हैं, न तो कोई जीव वनस्पतियों के बगैर जी सकता है। तो दोनों को एक दूसरे के साथ कोरिलेट होना है, सहसंबंधित होना है, कोरिलेट होना है। माय लविंग फ्रेंड्स, कोरिलेशन की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि पादप एवं जंतु स्वतंत्र रूप से जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। पादप हो या जंतु हो, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं। अतः विभिन्न रूपों में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, विभिन्न रूपों में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। पादप और जंतु को आपस में क्रिया करके जो संबंध स्थापित करते हैं उसी को हम कहते हैं कि बायोटिक कम्युनिटी है। वनस्पतियां और जीव जंतु जो आपस में मिलकर के, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो आपस में मिलकर के एक कोरिलेशन, एक सहसंबंध स्थापित करते हैं, उसी का नाम हम देते हैं कि यह क्या है, एक बायोटिक कम्युनिटी है। तो आइए देखते हैं कि बायोटिक कम्युनिटी क्या है। तो बायोटिक कम्युनिटी मैंने आपको बताया है कि वनस्पतियां और जीव जंतु दोनों मिलकर के एक विशेष प्रकार का आपस में एक सहसंबंध स्थापित करते हैं। उनके इसी सहसंबंध को हम क्या बोलते हैं, उनके इसी सहसंबंध को हम कहते हैं कि यह जो है सिंपल सा पॉइंट कि इसी को हम बायोटिक कम्युनिटी, जैविक समुदाय नाम देते हैं, बायोटिक कम्युनिटी नाम देते हैं। तो आइए देखते हैं बायोटिक कम्युनिटी में। तो बायोटिक कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसके विषय में सबसे पहले शब्द जो आया इकोसिस्टम। बायोटिक कम्युनिटी का जो टर्म लिया गया इकोसिस्टम, यह टर्म इकोसिस्टम अगर ध्यान में देखें तो पारिस्थितिक तंत्र तथा पारितंत्र, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर एजी टैंसले ने किया था 1935 में। सर एजी टैंसले ने 1935 में इकोसिस्टम टर्म यूज किया। इस बात को नोट करेंगे आप सभी। दूसरा है कार्ल मोबियस 1877 में, कार्ल मोबियस ने 1877 में कहा कि यह जो है बायोसिनोसिस एक टर्म यूज किया, बायोसिनोसिस। और बायोसिनोसिस जो टर्म यूज किया, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग वनस्पतियों और जंतुओं के बीच के एक कोरिलेशन को, एक सहसंबंध को स्थापित कर रहे हैं, बता रहे हैं। सब जो है इसमें सबके शब्दावली अलग अलग हैं, अलग अलग साइंटिस्टों की अलग अलग शब्दावलियां हैं, लेकिन उसका आंसर जो है वो सेम निकल रहा है। इन्होंने भी बताया कि वनस्पतियों और जंतुओं के बीच का पारस्परिक संबंध जिसके द्वारा वे एक दूसरे के साथ पूर्णतया अपना जीवन निर्वाह करते हैं, पूर्णतया अपने जीवन को संचालित करते हैं, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं।
और इन्होंने इकोसिस्टम के जगह पर कार्ल मोबियस ने इकोसिस्टम की जगह पर 1877 में कहा, 1877 ध्यान दीजिएगा, एडी टर्नसले 1935 में ही बोले हैं, उनके पहले मीन्स एडी टर्नसले के पहले 1877 में कार्ल मोबियस ने कह दिया था कि यही कोरिलेशन प्लांट और एनिमल्स के बीच का जो कोरिलेशन है, इनको अलग एक संज्ञा का नाम दिया और इन्होंने कहा कि यही है बायोसिनोसिस। क्या कहा इन्होंने? बायोसिनोसिस कहा इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। एस ए फॉरवेस, एफ ए फोर्ब्स या एफ ए फॉरवेस 1887 1887 में 1887 में इन्होंने माइक्रोकॉज्म नाम दिया। क्या नाम दिया? माइक्रोकॉज्म इसका मतलब क्या होता है कि इन्होंने माइक्रोकॉज्म तो कह दिया, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने माइक्रोकॉज्म कह दिया, तो माइक्रोकॉज्म ने का मतलब हो गया कि माइक्रोस अति सूक्ष्म जीव जंतुओं और वनस्पतियों की, इन्होंने अति सूक्ष्म से लेकर के विशालकाय वनस्पतियों, अति सूक्ष्म जीवों से लेकर के विशालकाय जीवों के बीच का एक पारस्परिक संबंध बताया, और इस संबंध को इन्होंने कहा कि ये जो होता है इसी को कहा गया माइक्रोकॉज्म है। क्या है ये? एक माइक्रोकॉज्म है। आइए आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट थिनेमान इन्होंने 1939 में, लविंग फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, एजी टर्नसले के बाद, एजी टर्नसले ने कब बोला? 1935 में, और थिनेमान कब बोल रहे हैं? 1939 में बोल रहे हैं। 1939 में इन्होंने कहा कि यही कोरिलेशन जो होता है वो बायोसिस्टम कहलाता है। आप देखें ध्यान से, यहां पर नोट किया गया है, आप इसको नोट करेंगे, इसी कोरिलेशन को बोला गया कि ये बायोसिस्टम है। तो बायोसिस्टम की बात करें, अगर जो है बायोसिस्टम की बात करें, तो यहां पर पृथ्वी एक विशालकाय पारिस्थितिक तंत्र के रूप में जानी जाती है, जिसको हम जीवमंडल के रूप में जानते हैं। सामान्यतः पृथ्वी तथा इसके चारों तरफ पाया जाने वाला वह क्षेत्र जहां पर जीवन के पाए जाने की संभावना, सामान्यतया पृथ्वी के चारों तरफ का वह परिवेश जहां तक जीवन के पाए जाने की संभावना होती है, जहां तक जीवन के पाए जाने की संभावना होती है, उसको हम जीवमंडल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? जीवमंडल का नाम देते हैं, उसको हम जीवमंडल कहते हैं। तो जीवमंडल कहलाता है। तो जीवमंडल को हम इंग्लिश में बायोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। एक विशाल वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र होता है जिसका प्रतिनिधित्व करता है। इसमें पृथ्वी के सभी छोटे बड़े पारितंत्र जो है सम्मिलित होते हैं। सबसे छोटे और बड़े दोनों प्रकार के पारितंत्र इसमें सम्मिलित होते हैं। जीवमंडल ध्यान दीजिएगा, जीवमंडल बायोस्फीयर का निर्माण जो होता है, का फॉर्मेशन जो होता है, एटमॉस्फेयर बायोस्फीयर में, जीवमंडल में वायुमंडल एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर स्थलमंडल। ध्यान से सुनिएगा कि बायोस्फीयर में जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर में आ रहा है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर माने आपने हमने बताया कि वायुमंडल, स्थलमंडल और हाइड्रोस्फीयर जलमंडल। 3 प्रकार के मंडल इसमें आ रहे हैं। किसमें? बायोस्फीयर में। तो बायोस्फीयर में, जीवमंडल में आपने देखा कि एटमॉस्फेयर वायुमंडल, लिथोस्फीयर स्थलमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, ये तीनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? बायोस्फीयर। तीनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? बायोस्फीयर बना रहा है, जीवमंडल बना रहे हैं। तो ध्यान देना कि आप लोग इस पर ध्यान से समझिए कि ये बायोस्फीयर बना रहे हैं, जीवमंडल बना रहे हैं। तो जीवमंडल भी ये विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में इसको डिवाइड किया गया, डिफरेंट सीरीज में इसको सेपरेट किया गया, अलग किया गया है। तो कुछ को हम कहते हैं कि फ्रेश वाटर एक्वेटिक सिस्टम होते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। दूसरे कहते हैं मैराइन वाटर इकोसिस्टम, मैराइन इकोसिस्टम, फ्रेश इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मैराइन इकोसिस्टम, और ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इस तरह से हम ढेर सारे नामों से जहां जहां पर ये तंत्र चलते हैं, जहां जहां पर इनका कोरिलेशन चलता है, उसके आधार पर इनके नाम रखे गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम,
फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को कहा जाता है स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं? स्वस्थ जल पारिस्थितिक तंत्र। तो स्वस्थ जल पारिस्थितिक तंत्र जो होता है यह स्वच्छ जलों में चलता है। इसका सिस्टम जो होता है स्वच्छ जलों में चलता है, मीन्स जलीय जीव और जलीय वनस्पतियों के बीच का कोरिलेशन ये बताता है। क्लियर हो गया? आइए आगे चलते हैं। समुद्री पारिस्थितिकी मैराइन इकोसिस्टम समुद्री जीव जंतुओं और समुद्री वनस्पतियों के बीच के कोरिलेशन को यह समझाता है। और तीसरा मैंने बताया आपको माय लविंग फ्रेंड्स कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम जंगली जीव जंतुओं और जंगली वनस्पतियों के बीच के संबंधों को स्थापित करता है। इस प्रकार से आपने देखा कि तीनों मंडल हमने आपको बताए। एक को मैंने बताया आपको, पहले मंडल को मैंने क्लियर किया कि एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है जिसमें डिफरेंट गैसेस हैं। वायुमंडल में मिक्सचर ऑफ गैसेस, वायुमंडल हो गया। सेकंड मैंने कहा कि लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल है। तीसरा मैंने कहा कि जलमंडल है, और ये जलमंडल है। और उसके बाद आ गए हम आगे लेकर के आपको कि जो जलमंडल है इसमें मैंने बताया आपको स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र होता है। एक होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, दूसरा होता है मैराइन वाटर इकोसिस्टम, समुद्री जलीय पारितंत्र होता है। तो समुद्री जलीय पारिस्थितिक तंत्र और स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र, ये तंत्र जो है आसानी से सर्कुलेट करते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार क्या होते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रकार होते हैं, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। माय लविंग फ्रेंड्स, एक मैंने कहा कि नेचुरल इकोसिस्टम होता है और एक को मैंने कहा कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। आइए देखते हैं कि नेचुरल इकोसिस्टम की बात करते हैं हम आपसे। तो नेचुरल इकोसिस्टम पर आइए चलते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। इसमें मुख्य रूप से जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आते हैं। क्या आते हैं? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आते हैं। तो जो जलीय मैंने कहा कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो नेचुरल है, प्राकृतिक है, इसमें जो पहला तंत्र आ रहा है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का, वह आ रहा है कि लोटिक। लोटिस जो होता है इसको कहा जाता है सरित जलीय। क्या बोलते हैं इसको? सरित जलीय। बहने वाले जल अथवा गतिशील जल, बहने वाले जल अथवा गतिशील मीन्स नदियों के जल, झरनों के जल, झीलों के जल जो बह रहे हो, पोन्स के नहीं, तालाबों के नहीं, क्योंकि ये स्थिर है, ध्यान दीजिएगा। नदियों के जल में जो इकोसिस्टम सर्कुलेट करेगा, नदियों के जल में अर्थात नदियों में पाए जाने वाले वनस्पतियों और नदियों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बीच जो सिस्टम सर्कुलेट कर रहा है, जो तंत्र चल रहा है, नदियों के बीच जो सिस्टम चल रहा है, इसी को हमने कहा कि यह जो है यह विशेष प्रकार का एक ऐसा सिस्टम है जिसको हमने कहा कि यह स्वच्छ जलीय मीन्स सरित जलीय इकोसिस्टम है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। स्थिर जलीय, लैंटिक, एक लैटिस है, एक लोटिक, एक लैंटिस। लोटिक को मैंने कहा सरित जलीय, लैंटिक स्थिर जलीय, जैसे पोन्ड्स, तालाब का जल स्थिर होता है। तालाब रुके हुए जलों में, झीलों में, झरनों में, ये जो जहां का रुके हुए जलों में झील जो है इसमें पानी रुका हुआ होता है, तालाबों में पानी रुका हुआ होता है। तो तालाबों में, झीलों में जो है, झीलों में इस प्रकार के इकोसिस्टम पाए जाते हैं जिसको हम लॉन्टिक इकोसिस्टम का नाम देते हैं। और बहते हुए में जैसे मैंने आपको रिवर बताया, रिवर मीन्स नदी, नदियों में और साथ ही साथ अन्य गतिमान बहने वाले जलों में, झरनों में, झरनों का भी पानी धीमी गति से बहता है। तो ये जो फ्रेश वाटर वाले हैं, इस तरह के प्लांट्स और एनिमल्स जो इसमें सर्वाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनके बीच के कोरिलेशन को स्पष्ट करते हैं, सहसंबंध को बताते हैं। तो लैंटिक भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट पर आइए चलते हैं जो है मैराइन पर। मैराइन इकोसिस्टम पर ध्यान से देखें, मैराइन वाटर इकोसिस्टम क्या होता है। तो मैराइन वाटर इकोसिस्टम जो होते हैं, एक तो होता है कि सालो वाटर इकोसिस्टम, सालो SHALLOW, सालो वाटर इकोसिस्टम। इसमें जो छिछला जल, काफी दूरी तक फैला हुआ जल होता है। तो इस प्रकार के पारितंत्र मुख्यतः तटीय भागों पर जो है, रीजन्स एरिया में, जहां पर
टाइडल जोन्स होते हैं, जहां पर टाइडल जोन्स होते हैं। टाइडल जोन बोला जाता है जिसको हम कहते हैं ज्वारीय क्षेत्र। टाइडल जोन कहते हैं किसको? ज्वारीय क्षेत्र को। टाइडल जोन में पाए जाने वाले इकोसिस्टम को हम बोलते हैं। दूसरा होता है गहरे समुद्रीय पारिस्थितिक तंत्र। गहरे समुद्रीय, जिसको कहते हैं डीप सी इकोसिस्टम। डीप सी, समुद्र के गहरे जो है स्थानों पर इकोसिस्टम चलता है। इसमें तटीय भागों से दूर समुद्र में गहराई में जो पारितंत्र चलता है उसको हम कहते हैं कि डीप सी इकोसिस्टम, गहरे समुद्रीय पारिस्थितिक तंत्र। जो है इसका जो थर्ड पॉइंट होता है उसका नाम दिया गया है ज्वार नदमुखी इकोसिस्टम, ज्वार नदमुखी पारिस्थितिक तंत्र। ज्वार नदमुखी इकोसिस्टम बोलते हैं इसको। ध्यान से, जहां पर मुख्य रूप से नदियों के मुख जहां पर ये समुद्रों से मिलती है, नदियां जाकर के जहां पर समुद्रों से मिलती हैं वहां पर ये इकोसिस्टम चलता है, इसीलिए इसको कहा गया। और नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग ग्रासलैंड इकोसिस्टम पर। ग्रासलैंड इकोसिस्टम पर ध्यान देंगे, इस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों में घासों, शाकों इत्यादियों का प्रभुत्व होता है। घास का, ग्रास का, शाकी हर्ब्स का, श्रब्स का, इनका जो है मुख्य प्रभाव होता है, मुख्य प्रभुत्व होता है। तथा ये पृथ्वी की सतह पर लगभग 20% एरिया पर, 20% क्षेत्रफल को कवर किए हुए होते हैं, घेरे हुए होते हैं। और जीरोफिटिक पर डेजर्ट इकोसिस्टम पर देख लिया जाए। डेजर्ट इकोसिस्टम, जिसको मैंने कहा कि जो है ये मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। डेजर्ट इकोसिस्टम को मैंने कहा कि मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम पर ये एक विशेष प्रकार के इकोसिस्टम जो ड्राई जोन्स एरियाज में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? ड्राई जोन्स एरियाज में पाए जाते हैं। और यहां पर गर्म मरुस्थलों में, वार्म डेजर्ट एरियाज में पाए जाते हैं। कुछ कोल्ड डेजर्ट एरियाज में होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं मरुस्थल जो बहुत ही ठंडे होते हैं। कुछ ऐसे मरुस्थल होते हैं जो बहुत ही गर्म होते हैं। तो डेजर्ट एरिया में भी मैंने दो पार्ट कर दिया है, एक जो बहुत ही हॉट हीटेड है, वार्म है, और दूसरा जो कोल्ड है, जो है ठंडे हैं। तो तीसरे होते हैं थार डेजर्ट, जो थार डेजर्ट है, गर्म मरुस्थल क्षेत्र। और एट लास्ट का है एक जो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो आइए देखते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम को हम मुख्य रूप से वनीय मतलब वन, फॉरेस्ट, वनीय पारिस्थितिक तंत्र या फॉरेस्ट इकोसिस्टम के नाम से इसको जानते हैं। तो वनीय जिसको हम उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय मीन्स ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल टेम्परेट, ट्रॉपिकल टेम्परेट इकोसिस्टम। ध्यान से देखेंगे, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल माने शीतोष्ण और समशीतोष्ण जो है, या फिर ऐसा भी कहा जाता है सदाबहारी वृक्ष, एवरग्रीन ट्री। सदाबहारी वृक्ष को क्या बोलते हैं हम? एवरग्रीन ट्री। पर्णपाती वृक्ष जिसे हम कहते हैं डिसिडुअस ट्री, क्या बोलते हैं? डिसिडुअस ट्री बोलते हैं। तो ऐसे ही विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं जहां पर कि ये इकोसिस्टम चलते हैं। अर्थात इतनी एरिया जितना मैंने आपको बताया, माय लविंग फ्रेंड्स, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतने पॉइंट्स को जितना डीप से लेकर के मैंने अभी अब तक आपको बताया है, जितनी गहराई से लेकर के इकोसिस्टम के विषय मैंने आपको बताया है, मेरे इस वीडियो को आप लोग जो है एक बार दो बार रिवाइज करके आप देखेंगे। अब देखने के बाद इसका नोट जरूर बना लेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट बुक से लिए गए टॉपिक्स हैं। आइए देखा जाए, फिर हम आगे आपको लेकर चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल है, दूसरा ये नेचुरल पर देखें, सॉरी पहला मैंने बताया था कि नेचुरल है, अब सेकंड हम पता चला कि आर्टिफिशियल क्या होते हैं, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र क्या होते हैं। तो अभी अब तक जो है जो भी आप लोगों ने देखा यह नेचर के द्वारा प्रोवाइड था, नेचुरल था, प्राकृतिक था। लेकिन अब जो आप देखने चल रहे हो यह इकोसिस्टम, ये बनाए गए इकोसिस्टम होते हैं, जिनके नाम मुख्य रूप से हम कहेंगे कि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में हमको कुछ बातों का जो है विशेष ध्यान रखना होता है कि मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं। ह्यूमन मेड इकोसिस्टम जो होते हैं उसी को आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहा जाता है। तो जैसे सस्य, भूमि पारिस्थितिक तंत्र जो है क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, मानव वायु स्रोतों द्वारा अन्य प्रकार से ऊर्जा को प्रदान करके विभिन्न बदलावों के द्वारा प्राकृतिक संतुलन को व्यवस्थित करने का कार्य करता है। तो ऐसे में बांध बना लेना, पार्क की स्थापना कर देना, तो यह मानव द्वारा निर्मित है। बांधों को मानव बना रहा है, बांधों द्वारा निर्मित स्थापना है।
तो इस तरह से जो इसमें जो एक विशेष प्रकार के संबंध स्थापित होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये जो है ये आर्टिफिशियल है, ये एक कृत्रिम इकोसिस्टम है जो आदमी के द्वारा ह्यूमन मेड जो है। तो ध्यान देंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है, जैविक घटक क्या। माय लविंग फ्रेंड्स, मैंने कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के विषय में कई बार लेक्चर दिया है और अपने हमारे यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी पर यह टॉपिक ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। मैंने अपने ही टॉपिक पर जो है अपने ही यूट्यूब चैनल पर कई लेक्चर इस पर दिए हैं और अलग अलग बुक से मैंने दिए हैं, अलग अलग टॉपिक पर मैंने बोला है। इसमें एक बार फिर छोटी सी समरी आपको बता रहे हैं, स्मॉल समरी मैं आपको दे रहा हूं। इसमें होते हैं कंज्यूमर जो है कंज्यूमर और डिकम्पोजर। तो ध्यान देंगे कि इसमें घटकों में अजैविक एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट में बांट दिया गया। जो ये कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम है, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम को मैंने एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट दो कंपोनेंटों में बांटा। अजैविक घटक क्या होते हैं और जैविक घटक क्या होता है। तो एबायोटिक कंपोनेंट में मैंने अभी जो है अपने पिछले यूट्यूब वीडियो पर मैंने अपलोड किया है। एबायोटिक कंपोनेंट के विषय मैंने आपको बताया है कि एबायोटिक कंपोनेंट में टेम्परेचर है, लाइट है, विंड है, सॉयल है, ये एबायोटिक कंपोनेंट के जो अंतर्गत आते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट में मैंने बताया था जो है प्रोड्यूसर से लेकर के टॉप कंज्यूमर तक, मींस प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, क्वार्टररी कंज्यूमर, एट लास्ट डिकम्पोजर। तो माय लविंग फ्रेंड्स, इसके विषय में मैंने जो है आपको बता दिया है कि ये क्या होते हैं और इनकी फूड चेन क्या चलती है और फूड वेब क्या चलती है। साइंटिस्ट ओडम साइंटिस्ट ने 1971 में 1971 ओडम ने 1971 में प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक अवयव और या घटक, कार्बनिक पदार्थों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो भी लिए गए, इनके बीच के क्या कोरिलेशन होते हैं, इसकी व्याख्या इन्होंने स्पष्ट रूप से किया है। तो इस प्रकार से कार्बनिक पदार्थों की व्याख्या किया और अकार्बनिक पदार्थों की व्याख्या किया। और यहां पर फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होता है, और इसका भी मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखा है। तो माय लविंग फ्रेंड्स, आप लोग इसको फूड चेन, फूड वेब के वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल से देख लेंगे। आइए अब हम आपको आगे लेके चलते हैं कि क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम पेपर के विषय में। तो आइए देखते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप लोग बहुत ध्यान देंगे। यहां पर दिया गया है कि सिंपल क्वेश्चन पेपर। सिंपल क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मैंने आप सभी को डिलीवर कर दिया है। जैसे ही सिंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई बोर्ड द्वारा निर्गत हुआ है, मैंने ऑलरेडी सारे ग्रुप में इसके सिंपल पेपर को मैंने जो है डिलीवर्ड कर दिया है। तो आप सिंपल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और सिंपल क्वेश्चन पेपर के साथ साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, ये मैं उसको बताना चाहूंगा आपको कि सिंपल क्वेश्चन पेपर अगर क्लास 12th का है तो उसका कोड होता है जो है 044, क्लास 12th का है। और साइंस का अगर सिंपल क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, उसका देखेंगे होता है 086, ये साइंस का है। तो ये 086, इस पर जो क्वेश्चन आएंगे, आप क्वेश्चन के प्रोसेस को देखिएगा। जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है और जो आपको बोर्ड के एग्जाम फेस करने हैं, क्लास 10th के बच्चों को जो फाइनल एग्जाम फेस करना है और क्लास 12th के बच्चों को जो फाइनल एग्जाम फेस करना है, उसी के अकॉर्डिंग क्लास 9th के भी बच्चों का क्वेश्चन पेपर बन रहा है और उसी के अकॉर्डिंग क्लास 11th के बच्चों का क्वेश्चन पेपर बन रहा है। तो क्लास 9 से लेकर के क्लास 12th तक के बच्चे पूरी तरह से अपने एनुअल एग्जाम के विषय में इस टॉपिक को ध्यान में रखें और देख लें। तो आइए देखते हैं कि क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों के लिए क्या पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का। आइए सबसे पहले 9th और 10th के विषय में देखा जाए, फिर हम 11th और 12th के विषय में देखते हैं। तो माय लविंग फ्रेंड्स, 9th के विषय में और 10th के विषय में देखते हैं। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन आएगा 2 मार्क के 7 क्वेश्चन होंगे। क्लास 10th के बच्चे, 9th और 10th के बच्चे ध्यान दें कि 2 मार्क के 7 क्वेश्चन होंगे और इस तरह से हो जाएगा टोटल 14 मार्क। 3 मार्क के 6 क्वेश्चन होंगे, इस तरह से हो जाएगा 18 मार्क। और 4 मार्क के 2 क्वेश्चन होंगे, इस तरह से हो जाएगा 8 मार्क। अब आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन होंगे। जो 2 मार्क के 7 क्वेश्चन है 14 मार्क, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। और दूसरा है
2 मार्क के जो है हम आपको बता रहे हैं 3 मार्क के 6 क्वेश्चन और ये 18 है और 4 मार्क का जो 2 क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, ये केस स्टडी बेस्ड और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो केस स्टडी बेस्ड और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पर आइए देखा जाए, थोड़ा सा टॉपिक पर हम डिस्कस करना चाहेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि इस पर मींस जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा क्लास 9, 10th और 11, 12th के जो क्वेश्चन पेपर होंगे ये 3 सेक्शन में डिवाइड होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये 3 सेक्शन में डिवाइड होंगे और टोटल क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए टोटल 15 क्वेश्चन हैं करने अनिवार्य हैं और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए टोटल 13 क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। तो आइए पहले क्लास 10th के विषय में 9, 10th के विषय में देखा जाए। तो 9, 10th के विषय में जो सिंपल से क्वेश्चन पेपर है, मैंने कहा कि 3 पार्ट में डिवाइड होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए का क्वेश्चन जो होगा शॉर्ट आंसर टाइप, सेक्शन बी के आंसर जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो लॉन्ग आंसर टाइप और सेक्शन सी का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो केस स्टडी बेस्ड या असर्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो 4 मार्क के 2 क्वेश्चन होंगे। 4 अंक के 2 क्वेश्चन पे होंगे, 2 प्रश्न होंगे आपको करने होंगे इसमें। इस तरह से आप टोटल मार्क देखेंगे 40। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि क्लास 10th का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 40 मार्क का होगा, अब क्लास 12th का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 35 मार्क का होगा। तो क्लास 10th के विषय में कुछ क्वेश्चन पेपर पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा। सिंपल से 2 मार्क के क्वेश्चन पेपर हैं। तो इसमें आपको जो 2 मार्क के क्वेश्चन पेपर हैं, स्टेट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम पैरेंट इन ए जाइगोट। सेकंड पॉइंट है कि यहां पर कुछ मार्क जो है डायग्राम दिए गए हैं, डायग्राम पर क्वेश्चन दिया है, डायग्राम पर क्वेश्चन देंगे। तो डायग्राम को भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दे रहे हैं, उसको भी आप ध्यान देंगे। और इस तरह से आप देखेंगे 2 मार्क के क्वेश्चन है। तो सिंपल से कि यहां पर देखिएगा, राजेश ऑब्जर्व ए पथ ऑफ ग्रीनिश ब्लैक पथवे मास ऑफ ए स्टेट पीस ऑफ ब्रेड, नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इट्स स्पेसिफिक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में बताना है, 2 मार्क के क्वेश्चन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स 2 मार्क के क्वेश्चन। नेम इट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है और उसके पार्ट क्या क्या है आपको इसमें बताने, 2 मार्क के क्वेश्चन में है। 3 मार्क के क्वेश्चन पर आइए, थोड़ा ऐसे ऐसे करके ढेर सारे क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान देंगे कि 2 मार्क के 7 क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चनों में थोड़ा सा डायग्रामेटिक क्वेश्चन होगा। इस पर आपको जो है सिंपल फार्मूले भी आपको प्रूव करने पड़ सकते हैं। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा जो है रिएक्शन भी देना पड़ सकता है ये 3 मार्क के क्वेश्चन में। और 4 मार्क का जो होगा वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो 3 मार्क के क्वेश्चनों में हम आपको बताते हैं कि जैसे इकोसिस्टम के विषय में देखा जाए तो यहां पर आप सभी लोग ध्यान देंगे कि यहां पर मैंने दिया है एक्वाटिक एनवायरनमेंट, प्लैंकटन, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस, हॉग। तो ये एक प्रकार का एक जो है एक ट्रायंगल शेप में जो बना है, पिरामिड शेप का जो इकोसिस्टम है, ये पिरामिड शेप का इकोसिस्टम है। इस पर भी क्वेश्चन आपसे अराइज किया जा सकता है। फूड वेब क्या है, फूड नेट क्या है, ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको ऑलरेडी मैंने बताया था, हमने अपने यूट्यूब चैनल पर जो है भेज दिया है, बता दिया है आप लोगों को। तो इस तरह से और लास्ट का जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क में ध्यान दीजिएगा, इन सीरीज क्या है, पैरेलल सीरीज क्या होती है, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक्स के काफी क्वेश्चन आ सकते हैं। और 4 मार्क पर मैंने अभी आपको बताया कि 4 मार्क के जो क्वेश्चन होंगे केस स्टडी बेस्ड होंगे। तो इस तरह से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैं लर्निंग फ्रेंड्स मैं आपको एक अलग वीडियो भेजूंगा जिस पर सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी बेस्ड और असर्शन बेस्ड के ही क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लास 9 और 10th के बच्चे जिन लोगों ने अभी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को भी जो है लगातार अपने नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। आइए आगे देखते हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए 2 मार्क के 6 क्वेश्चन होंगे। 12 मार्क का हो गया 2 मार्क के 6 क्वेश्चन, 3 मार्क के 6 क्वेश्चन 18 मार्क हो गया। 5 मार्क मींस केस स्टडी बेस्ड या असर्शन बेस्ड का क्वेश्चन या केस स्टडी बेस्ड का क्वेश्चन सिर्फ सिंगल होगा, एक होगा, जो 5 मार्क का होगा। इस तरह से आप देखा कि 6 6
13 क्वेश्चन आ गए आपको क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 12th के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि 13 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें 2 मार्क के 6 क्वेश्चन, 3 मार्क के 6 क्वेश्चन और 5 मार्क का 1 क्वेश्चन आपको करना है। तो इस तरह से टोटल मार्क होते हैं 35। आप 12 ऐड करके देख लेंगे कि 12, 18, 30 प्लस 5 35 मार्क का टोटल हो गया। और आपका जो साइंस का कोड है, बायोलॉजी का जो कोड है वह है 044। तो इस तरह से आप इस पर भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे और इस पर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, चूंकि ये वीडियो लंबा होगा तो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, हम अपने ये नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन ही, मॉडल क्वेश्चन पेपर ही आपको डिलीवर करेंगे। इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन से कादरी आज आप लोगों से अपने इसी टॉपिक के साथ जो है विदा लेता हूं। और ये आपसे निवेदन सभी से है कि जिन लोगों ने अभी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन से कादरी को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, क्योंकि मैं लगातार अब इस पर अपने आगे टॉपिक को बताता चल रहा हूं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।